हाँ चलो भैया, राम राम, नमस्कार। हाँ, अरे भैया संतोष है, राधे हैं, क्या है, अब जब कुछ काम ना चले तो फिर थोड़ा सा दिमाग इनमें लगा लेते हैं हम, हैं? ये संतोष के कारनामे है सब, ये सब ये चटक पटक करना है। चलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन सत्याजी शर्मा क्लासेस में। और आप अब देखेंगे भोपाल रियासत के बारे में आपने कल पढ़ा था। कल मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका था, मैं एक छोटा सा दृष्टिकोण आपका उस ओर ले जाना चाहता हूं, आप समझिएगा। वहां से दो चीज बताता हूं मैं आपको। ये क्लास का टाइम रहता है, ठीक है ना, इसे आप याद रखिएगा। देखिएगा कल जो पढ़ा था उसके बारे में एक लाइन समझ लीजिए। कल जो आप लोगों ने पढ़ा वो ये पढ़ा था कि भोपाल जो था, भोपाल के बारे में हमने चर्चा की थी। हमने कहा था सबसे पहले स्थापना से लेकर हमने कहा था कि 1723-24 की घटना थी। ये भोपाल की बात शुरू, अरे बिना किसी विलंब मैंने क्लास शुरू कर दी है, ठीक है। ए भैया खाओ तो खा लो यार, ऐसे क्या चटक मटक कर रहे हो यार, हाँ? संतोष कमेंट से है कि संतोष भैया को पैसे टाइम पे दिया करो ताकि काम अच्छा ऐसा नहीं करे। हाँ, लिंक शेयर कर दो भाई, लिंक शेयर कर दो जल्दी से। जितनी जल्दी आप लिंक शेयर करोगे उतना जल्दी आपका फायदा होगा, ठीक है। हाँ, 1723-24 में हुआ क्या था? 1723-24 में हुआ था कि भोपाल की स्थापना की गई थी, भोपाल की स्थापना की गई थी दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। फिर साहब आपने 1880 की चर्चा की थी। 1880 क्या है? 1818 क्या है? 1818 की बात करता हूं तो 1818 की चर्चा करता हूं तो यह था कि यह ब्रिटिश प्रांत में चला गया था। कहां चला गया था? ब्रिटिश प्रांत में चला गया था। ब्रिटिश प्रांत में चला गया था मतलब अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। पहले यह मुसलमान संस्थापक या मुसलमान बेगमों के हाथ में था, फिर यह अंग्रेजों के हाथ में चला गया। साहब जी आज का जो भोपाल है उसकी क्या कंडीशन है? आज का भोपाल जो है उसकी कंडीशन ये है कि 1 जून 1949 को, 1 जून 1949 को जो भोपाल था उसे याद रखिएगा भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। कहां पर विलय कर दिया गया? भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। भारतीय संघ में विलय कर दिया गया मतलब कि भारतीय संघ में इसे मिला दिया गया। ये तीन चीजें आपको मैंने कल की थी। फिर आपको मैंने बताया था कि यहां पर दोस्त मोहम्मद खान, किसकी बात की थी मैंने? दोस्त मोहम्मद खान। ये दोस्त मोहम्मद खान संस्थापक था और इसका पहला जो नवाब था वो था यार मोहम्मद खान। यार मोहम्मद खान इसका बेटा था। जो कल मैंने पढ़ाया है उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। यार मोहम्मद खान भोपाल का पहला नवाब रहा है। चमन महल, रानी महल, ये सब कहां पर है? भोपाल में है। उसके बाद में नंबर आता है, यहां पर मैंने बात की थी रानी कमलापति जी की। किसके बारे में बात की थी? रानी कमलापति जी के बारे में बात की थी। रानी कमलापति कौन से वंश की शासिका रही थी? या गोंड वंश की शासिका रही थी। पति का नाम क्या था? निजाम शाह था, ठीक है ना। पुत्र के नाम क्या था? नवल शाह था। ये कहां पर रहती थी? तो याद रखिएगा गिन्नौरगढ़। कहां पर? गिन्नौरगढ़ का किला। ये गिन्नौरगढ़ का किला किस जनजाति से संबंधित है? याद रखिएगा गोंड जनजाति से संबंधित है। आप साथ ही साथ में बात करते हैं, इसके बाद में आई थी भोपाल की बेगमें, ठीक है ना। भोपाल की बेगमों की हमने बात की थी। तो भोपाल की बेगमें कितनी रही थी? 4 प्रमुख बेगमें रही जिन्होंने भोपाल पर राजपाट किया, अधिकार किया था। रिंकू रितेश शर्मा पूछ रहे खातेगांव रियासत कब आएगी? भोपाल रियासत को पढ़ाने स्वयं खातेगांव रियासत आई है, ठीक है ना। तो खातेगांव रियासत आपके सामने है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पर आपको मैं एक बात और बता दूं, जो कल किया था बहुत जल्दी रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। जो बेगमें थी उनमें सबसे पहले आपने देखा होगा कुदसिया बेगम। कौन थी? कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम का नाम ही गौहर बेगम था, ठीक है ना। गौहर बेगम जो था, कुदसिया बेगम का ही नाम था। यह पहली बेगम थी, भोपाल की पहली बेगम थी कुदसिया बेगम। इन्होंने ही, कुदसिया बेगम ने ही क्या बनवाया था? याद रखिएगा गौहर महल के नाम से अगर पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए मोती महल, मोती मस्जिद नहीं राजा, मोती महल की बात करता, मोती महल इन्होंने बनाया था। दूसरी बेगम की बात करता हूं तो वो थी सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम कौन थी? सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम थी, सिकंदर जहां बेगम थी। इनकी सबसे बड़ी खासियत बताता हूं, 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय ये थी। और इन्होंने याद रखिएगा साथ दिया था किन लोगों का? अंग्रेजों का, मोती मस्जिद का निर्माण। तीसरी बेगम की बात करता हूं तो शाहजहां बेगम। कौन है? शाहजहां बेगम।
शाहजहां बेगम की बात करता हूं तो तीसरी बेगम रही है। शाहजहां बेगम की बहुत अच्छी बात बताता मैं आप लोगों को। भोपाल का ताजमहल आज पढ़ा दूंगा, पहले बता देता हूं। भोपाल का ताजमहल, भोपाल का ताजमहल ताजुल मस्जिद है, ताजुल मस्जिद है। उस ताजुल मस्जिद के पीछे एक इमारत बनी हुई जिसे भोपाल का ताजमहल कहते हैं। वो भोपाल का ताजमहल किस बेगम ने बनवाया था? तो 3 बेगम ये लिखी हो, चौथी बेगम का नाम आपको देंगे सुल्तान जहां बेगम। क्या देंगे? सुल्तान जहां बेगम। तो सुल्तान जहां बेगम, सिकंदरा जहां बेगम, कुदसिया बेगम और शाहजहां बेगम में से याद रखिएगा भोपाल का ताजमहल शाहजहां बेगम ने बनवाया था। अंतिम जो रही वो बेगम थी सुल्तान जहां बेगम। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर भी रही है। सबसे सुंदर बेगम या सबसे सुंदर शासिका इन्हें माना जाता था। सुल्तान जहां बेगम की बात करता हूं तो इनके नाम पर एक बहुत बढ़िया चीज आती है, उसका नाम है मिंटो हॉल। क्या है राजा? मिंटो हॉल। मिंटो हॉल कहां पर है? भोपाल में है। और 1909 में इस मिंटो हॉल की स्थापना सुल्तान जहां बेगम ने करवाई थी। ये मिंटो हॉल क्या है? तो मिंटो हॉल में बता दूं आप लोगों को, मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन, पुराना विधानसभा भवन क्या है? मिंटो हॉल कहलाता है। मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन जिसका नाम है मिंटो हॉल, वो मध्य प्रदेश का, वो किसने बनवाया था? 1909 में कंप्लीट करवा दिया था। और बनवाया था किसने? सुल्तान जहां बेगम ने। 1909 से जब तक 1996 में नया विधानसभा भवन नहीं बन गया, उसका नाम है इंदिरा गांधी, मध्य प्रदेश का इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन ये मध्य प्रदेश के भोपाल में अरेरा हिल्स पर है। कहां पर है? अरेरा हिल्स पर है। ये आप लोगों को मैं बता देता हूं। तब तक सारी मीटिंग कहां पर होती थी? पुराने विधानसभा भवन मिंटो हॉल में होती थी। ये चीजें मैं कल पढ़ा चुका हूं। कितनी जल्दी मैंने सारी चीजें बोल दी, ठीक है ना। पहले तवा नदी पर था, अब सिंध नदी पे सबसे लंबा बांध। पहले तवा नदी पर सबसे लंबा बांध था बेटा, सब चीज बता देता हूं। तवा नदी, जिला होशंगाबाद, ठीक है ना, लगभग 1200 मीटर इसकी लंबाई थी। अब सिंध नदी होगी, जिला शिवपुरी होगा, जिला शिवपुरी होगा, लंबाई 2.5 किलोमीटर 2500 मीटर। इसके बाद में भी इससे भी बड़ा बन रहा है, जिसे मैं कह सकता हूं प्रस्तावित, नदी चंबल होगी, जिला मंदसौर होगा, और 4310 मीटर 4 किलोमीटर से भी लंबा बनेगा। कहां पर? ये आपको पुल की बात निकली है, तो बात एमपीजीके की, कुछ भी करो, बात तो एमपीजीके की चल रही ना। ओके, ओके विधि मोबाइल आपकी बात भी मान लेंगे, मैप भी बता देंगे, ठीक है ना। आप जल्दी से भाई लिंक शेयर कर दो, जल्दी से लिंक शेयर कीजिए। लिंक शेयर करोगे तो आगे पढ़ने में और मजा आएगा। तो क्या क्या चीजें हुई आप लोगों के साथ में, आज आप लोगों को क्या क्या बताया मैंने, ये देखिएगा, ठीक है ना। पहले आप लोगों को बता दिया कि भोपाल की क्या कंडीशन हुई थी, भोपाल कैसे कैसे आया। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि भोपाल की बेगमें कौन कौन सी रही थी, बेगमों का शासन चला। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन पुराना मिंटो हॉल सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। चलिए अब आ जाता हूं मैं आप लोगों को लेकर उसी जगह पर, ठीक है ना, जहां हमें पढ़ना है। रेडी है? ओके, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। क्लास क्या रहता है, टाइम क्या रहता है, क्लास का जो टाइम रहता है ये देखो आप, एमपीजीके स्पेशल वाला जो चल रहा है ये 1 से 2 रहता है। हिंदी की क्लास 11:30 12:30 रहती है। करंट अफेयर शाम को 7 से 8 में रहता है, ठीक है। ओके, चलिए समझिए, अब आगे की बात करते हैं। भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष, जी हां, पहले मुस्लिम शासकों के हाथ में था, दोस्त मोहम्मद खान उसके उत्तराधिकारियों के हाथ में था, फिर बेगमें आई, फिर अंग्रेज आए। अब अंग्रेज से इसे आजाद करवाना है। अब इसे आजाद कराने के लिए संघर्ष चलेंगे। संघर्ष क्यों चलेंगे देखिएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है,
लोकतंत्री शासन की स्थापना के लिए 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल, मतलब जो आज देख रहे हैं ना, इस भोपाल की बात कर रहे हैं, तो भोपाल भारत की स्वतंत्रता अर्थात 15 अगस्त 1947 के समय स्वतंत्र नहीं हुआ था। कहने को 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, बिल्कुल कहानी की तरह समझते चलिएगा। लेकिन भोपाल आजाद नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए आजाद नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह से पूरा भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, उसी सभी में देखा जाए तो 79 रियासतों में मध्य प्रदेश भी विभाजित था। मतलब मध्य प्रदेश में 79 ऐसे राजा थे जो अपने अपने हिसाब से चला रहे थे। इन सबको एक करना था, सब एक हो भी गए। जैसे कि इंदौर की होलकर रियासत हो गई, यहां आपकी सिंधियाओं की ग्वालियर रियासत हो गई, बघेलखंड में जाओगे तो रियासत एक हो गई, बुंदेलखंड की रियासत एक हो गई, इधर कलचुरी शासक जिधर रहा करते थे दक्षिण, इधर गोंडवाना शासकों की रियासत एक हो गई। भोपाल में हमीदुल्ला खान अंतिम नवाब थे और हमीदुल्ला खान भारत में मिलना नहीं चाहते थे, बल्कि हमीदुल्ला खान भोपाल को एक नया कश्मीर बनाना चाहते थे, बीचों बीच भारत के हृदय में। अब उसे हमीदुल्ला खान से इस भोपाल को आजाद कराकर भारत में मिलाना था। इसके कारण आजादी के बाद भी 659 दिन 659 डेज तक भोपाल आजाद नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ? उसके लिए बहुत सारी चीजें चली। ओके, ठीक है ना, उसके लिए बहुत सारी लड़ाइयां चली। अब इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने तो मैं आगे बताता हूं, देखिएगा। ये तो समाप्त होने ही वाला है, देखिएगा। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान कौन थे? भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया, मतलब कि भारत में नहीं मिलाएगा। 1948 में भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी। विलय की मांग उठने लगी मतलब कि भोपाल को आजाद कर दो और मतलब भोपाल को गुलामी से मुक्त कर दो, इसकी किसकी? हमीदुल्ला खान की, और भारत में मिला लो। इस आंदोलन को गति देने के लिए भाई रतन कुमार और उनके सहयोगी ने नई राह नामक अखबार को निकाला, उसका संपादन किया। अब नई राह का मतलब क्या था? अब नया रास्ता खोजो भोपाल को भारत में मिलाने का। यह काम चल रहा था भोपाल को मिलाने का। अभी भोपाल आजाद हो जाएगा थोड़ी देर में। ऋतिक यादव 52 जिले पढ़ाओगे क्या? क्वेश्चन मार्क है। इतना लंबा काहे सोच रहे हो? अभी तो पढ़ लो। 52 नहीं पढ़ाऊंगा, 40 पढ़ा दूंगा। 40 किसके? अपनी है ना, अपने पढ़ लो, 40 ही पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पर चलिएगा। देखिएगा अंततः क्या हुआ। अंततः हुआ ये कि जनता का दबाव देखकर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान को विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े और 1 जून 1949 को भारत अर्थात मध्य प्रदेश का पार्ट सी में भोपाल को मिला दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश उस समय पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बटा हुआ था। समझ में आ रहा है ना? पार्ट सी जहां पर आप देखोगे तो उसकी जहां पर आप देखोगे रीवा उसकी राजधानी हुआ करता था। उस पार्ट सी में इस भोपाल को सम्मिलित कर दिया गया और पार्ट सी तो पहले से भारत में मिला था, मतलब इनडायरेक्टली भोपाल भारत में 1 जून 1949 को मिलाया गया। ये प्रश्न पर अंडरलाइन कर लो, बिल्कुल ठप्पा लगा दो कि साहब क्या प्रश्न बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि भोपाल रियासत को भारतीय राज्य में विलय कब किया गया? तो 1 जून 1949 को विलय किया गया। यहां तक क्लियर है? ये चीज आपको करना है। ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि वाह 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 1 जून 1949 को मिला दिया। अरे इसे मिलाने की कवायद का इतिहास मध्य प्रदेश में बड़ा गजब है। यदि कोई सीहोर जिले का बच्चा बैठा है तो ध्यान से सुनना। भोपाल को भारत में मिलाने की जो कवायद थी, जो पूरी रणनीति थी, यहां सीहोर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है इछावर। सीहोर जिले की इछावर तहसील से यह सारा मामला सेट हो रहा था। वहां पर लाल सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस मामले को बड़ा तुल दिया। तुल दिया का मतलब इसमें एकदम बत्ती जला दी। मतलब यह था कि आप अगर सोचो तो भोपाल रियासत को भारत में मिलाने के लिए सीहोर जिले की इछावर तहसील से पहली कलम यहां से उठाई गई थी। 659 दिन के बाद में भोपाल मिल गया। सीहोर के लोगों की मदद के लिए उस समय आज का रायसेन जो उस समय भोपाल में था, रायसेन के भी 4 लोग शहीद हुए थे। ठीक है ना? तो सीहोर के इछावर से इस भोपाल को मिलाने की कवायद चली,
लेकिन इससे पहले हमीदुल्लाह खान ने क्या क्या किया वो समझाना आपको बहुत जरूरी है। देखिएगा, भोपाल का जलियांवाला बाग कांड, अरे ये कौन सी बात होगी मां साहब? सर हमने तो यह पढ़ा है कि एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था, और जिस बाग में हुआ था उसका नाम था जलियांवाला बाग, इस कारण से उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। हां, एक और तारीख आती है 14 जनवरी 1931, 14th of January 1931 को मकर संक्रांति मनाई जाती है, और जिला मध्य प्रदेश का लगता है छतरपुर जिला। कौन सा लगता है? छतरपुर जिला। नदी, जिस नदी के किनारे मीटिंग हो रही थी उस नदी का नाम था उर्मिल नदी के किनारे, ठीक है ना। यहां पर 14 जनवरी 1931 को क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था, और जिस बाग में बैठकर चल रहा था वो उस बाग का नाम था चरण पादुका। कौन सा था? चरण पादुका। तो मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार का संबंध छतरपुर से है, इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। रियल में जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, अंग्रेजों ने किया था। छतरपुर में 14 जनवरी 1931 को 1931 को चरण पादुका जो बाग में बैठे हुए निहत्ते और जो बच्चे सब बूढ़े थे उनको गोली चलवाई थी, तो चरण पादुका नरसंहार, इसे कहते हैं मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा होगा भोपाल का जलियांवाला बाग कांड। ये भोपाल का जलियांवाला बाग कांड क्या है? ठीक है, वर्षा चौरसिया, मैं वहीं से हूं। वर्षा, आपकी सरनेम देखकर ही मैं समझ गया था कि आप छतरपुर से हो, चौरसिया, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट पर, देखिएगा ये लिखिएगा क्या हुआ, क्या क्या हुआ, बहुत शॉर्टकट में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। तारीख थी 14 जनवरी 1949, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब 1 जून 1 जून 1949 को भोपाल भारत में मिला, मतलब कि 6 महीने पहले यह कांड हो चुका था। तो कब जलियांवाला बाग हत्याकांड? 1919, चरण पादुका नरसंहार 1931, और भोपाल का जलियांवाला बाग कांड 1949 को हुआ था। जगह की बात करूं तो क्या होगी? नर्मदा नदी के किनारे बोरास गांव में। कहां पर? नर्मदा नदी के किनारे बोरास गांव में, जो वर्तमान के जिला रायसेन में आता है। क्योंकि आपका खोपड़ी घूमेगा और आप वहीं से आपका मन करेगा पत्थर फेंक के मारो, कह रहे भोपाल से नर्मदा नदी कब निकलती है मास्टर? क्या पढ़ा रहा है? हाँ, नहीं निकलती है, पर उस समय रायसेन अस्तित्व में नहीं था। 1949 में रायसेन नाम का कोई जिला था ही नहीं, ये तो आजादी के बाद बना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज का जो रायसेन है उस समय का भोपाल था, और वो नर्मदा नदी के किनारे यह कांड हुआ था। क्या हुआ था भाई साहब, क्यों हुआ? कारण यह था कि नर्मदा नदी के किनारे तिरंगा फहराने को लेकर, मतलब कि जिस जगह पर लोग तिरंगा फहराना चाहते थे वह जगह भोपाल के नवाब की थी। तिरंगा फहरा देने का मतलब यह होता था कि यह जगह भोपाल जो है यह भारत की है, जबकि नवाब यह चाहता था कि तिरंगा नहीं फहराया जाए क्योंकि मैं आजाद रहना चाहता हूं। तो क्या हुआ, जब तिरंगा फहराने की जिद पकड़ी तो भोपाल की नवाबी सेना के अधिकारी, मतलब कि हमीदुल्लाह खान की जो सेना का अधिकारी था उसका नाम था जाफर अली खान। उस जाफर अली खान ने गोली चलवा दी लोगों के ऊपर। किसके ऊपर? लोगों के ऊपर जो वहां पर झंडा फहराना चाहते थे। क्या परिणाम निकला, रिजल्ट क्या निकला? नवाबी सेना ने बैजनाथ गुप्ता, मंगल सिंह, विशाल सिंह और वीरधन सिंह और छोटे लाल की गोली मारकर हत्या कर दी। यह परिणाम निकला कहां का? यह परिणाम निकला भोपाल के जलियांवाला बाग कांड का। हालांकि इसे भोपाल का जलियांवाला बाग कांड नाम देते हैं क्योंकि ठीक वैसे ही था जैसे कि पहले के 2 जलियांवाला बाग कांड थे, इसलिए भोपाल के जलियांवाला बाग कांड के नाम से कुछ भी पूछे तो कह देना हाँ भोपाल में भी एक जलियांवाला बाग कांड हुआ था। वो जगह कौन सी थी? बोरास गांव, जो आज की तारीख में बोलना रायसेन जिले में आता है। 14 जनवरी 1949 को हुआ था। मतलब क्लियर कर दूं, मध्य प्रदेश में 2 कांड जलियांवाला बाग के नाम से जाने जाते हैं। किस्मत से दोनों की तारीख 14 जनवरी ही है। 14 जनवरी 1931, 14th of Jan 1931 उर्मिल नदी के किनारे जिला छतरपुर चरण पादुका, और 14th of Jan 1949 भोपाल बोरास गांव वर्तमान रायसेन। ये लिखिए आप। ओके मिस पटेल सर, आपके माथे का टीका बहुत ही अच्छा लगता है। यही बच गया था बेटा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भानु तिवारी,
भानु तिवारी पहली बार आया आपका नाम, और डायरेक्ट क्या बोल रहे हो पहले ही कमेंट्स में, आई लव यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, पढ़ो इधर देखो, देखो भाई, भोपाल मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। भोपाल की अगर मैं बात करूं तो भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। ये क्या चीज हुई सर, हमें समझ में नहीं आया। देखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है का मतलब होता है कि यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पब्लिक मध्य प्रदेश की पब्लिक सबसे ज्यादा शहरों में कहां रहती है, तो यदि सबसे ज्यादा शहरों में रहने की बात की जाएगी तो याद रखिएगा वह भोपाल में है। ठीक है ना, नगरीकृत का मतलब होता है ऐसे लोग जो गांव में कम शहरों में ज्यादा रहते हैं। शहरों में क्या है, भोपाल बसा हुआ ही ऐसा है कि शहरी शहर है पूरा। 80%, 80.9%, लगभग 81% लोग यहां पर शहर में रहते हैं। मतलब यदि यहां 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लोग जो हैं वो शहर में रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके। इलू रायसन कह रहे सर जी लास्ट में बिरसा मुंडा के बारे में बताए, तुम उस दिन कहां थे 9 तारीख को जब बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि थी? कुछ तो दिमाग रखो यार बेटा, है क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो 2-3 चीजें देख लीजिए आप। 2-3 चीजें आपको मैं यहां पर एक्स्ट्रा बता देता हूं, 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बता देता हूं जो कि मेरी आदत में, मेरी फितरत में है। देखिएगा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश एमपी का सर्वाधिक नगरीकृत जिला, अगर आप नहीं समझते तो याद रखिएगा इसे अर्बन के नाम से जाना जाता है, अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र। नंबर 1 सबसे ज्यादा होगा आपका भोपाल, सबसे ज्यादा भोपाल होगा। किस प्रकार का? शहरी, यहां के लोग शहरों में ज्यादा निवास करते हैं, पहली चीज होगी। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि रीवा जिला क्यों फेमस है, तो याद रखिएगा रीवा जिला फेमस है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के कारण रीवा जिला फेमस है। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है आपकी, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी सबसे ज्यादा शहरों में कहां रहती है, तो उत्तर होगा आपका भिंड। भिंड क्यों नंबर 1 पर आता है? क्योंकि याद रखिएगा एसटी कैटेगरी के लोग एसटी सर्वाधिक शहरों में रहते हैं। एसटी सर्वाधिक शहरीकरण के कारण, शहरीकरण में फर्स्ट, एसटी सर्वाधिक शहरीकरण में फर्स्ट। मतलब कि भिंड एक ऐसा जिला है जहां कुल जनसंख्या का 0.4%, मतलब 1% भी पब्लिक वहां आदिवासी नहीं है, पर जितनी भी है वो सब शहरों में रहती है। ये खासियत है भिंड की। जबकि डिंडोरी जिले का भी यहां पर नाम आता है। वो डिंडोरी जिला क्यों नंबर 1 आता है? याद रखिएगा एसटी कैटेगरी सर्वाधिक ग्रामीण है। और याद रखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर डिंडोरी जिले का नाम इसलिए आता है क्योंकि यहां के लोग, आदिवासी जो लोग हैं, सबसे ज्यादा गांवों में रहते हैं, इस कारण से डिंडोरी फर्स्ट पर आता है। एक चीज और बता दूं आपको, डिंडोरी से मैं बात बता दूं, 1000 से ऊपर लिंगानुपात वाला जिला है, 1002 का इसका लिंगानुपात है। दूसरी चीज और बता दूं मैं आपको, सबसे कम सिंचित जिला है, सबसे कम सिंचित जिला है, याद रखिएगा सबसे कम सिंचित जिला है कौन सा? डिंडोरी जो है आपका सबसे कम सिंचित जिला है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिया। निधि सिंह, संडे को तो मैं सोऊंगा, बढ़िया आराम से, आराम करेंगे, क्या करेगा आदमी, सातों के सातों दिन पढ़ाएगा तो फिर 8वां दिन कहां से लाएगा, मर जाएंगे हम। ठीक है ना, 3 है, 4 लेक्चर है दिन भर में। ओके जी हाँ, समझ गए? इस चीज को मैं आपको वापस बता देता हूं। भोपाल नंबर 1 है क्योंकि भोपाल की प्रदेश में सबसे ज्यादा अर्बन जो है पॉपुलेशन वाला, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला जिला है। आपका भिंड नंबर 1, रीवा नंबर 1 है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन वाला, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। आपका भिंड नंबर 1 है क्योंकि यहां एसटी कैटेगरी की पब्लिक जो है बिल्कुल 0.4% है, तो बहुत कम, लेकिन जितनी भी है सब शहरों में है, इसलिए सर्वाधिक शहरीकरण एसटी कैटेगरी वाला। सिर्फ शहरीकरण पूछे तो भोपाल, एसटी कैटेगरी पूछे तो भिंड।
और डिंडोरी आपका एसटी कैटेगरी मतलब आदिवासी बहुल जिला है, इसके बावजूद भी आदिवासी अधिकतर यहां पर गांव में रहते हैं। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक एसटी कैटेगरी वाला जिला कौन सा है, तो एसटी कैटेगरी वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला होगा धार, और प्रतिशत में होगा आपका अलीराजपुर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रतिशत में क्या होगा आपका? अलीराजपुर। वहीं पर यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी वाला जिला कौन सा है, तो एससी कैटेगरी वाला जिला होगा आपका इंदौर, और प्रतिशत में होगा आपका एससी कैटेगरी वाला सबसे बड़ा जिला उज्जैन। यहां तक क्लियर हो गया आपको लोगों को? ठीक है ना। सबसे ज्यादा एसटी इंदौर में है, मतलब एससी इंदौर में है, तो सबसे कम एससी कहां पर है? तो सबसे कम एससी याद रखना राजा, सबसे कम एससी मिलेंगे आपको झाबुआ में। कहां पर मिलेंगे? झाबुआ में। सबसे कम एससी कैटेगरी झाबुआ में मिलेगी, झाबुआ में एससी कैटेगरी मिलेगी। यदि धार में सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी सबसे कम कहां पर मिलेगी आपको, तो याद रखिएगा भिंड में मिलेगी। ये आपको दोनों चीजें, भिंड प्रतिशत में भी संख्या में भी, झाबुआ प्रतिशत में भी संख्या में भी, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, निकाल लो यहां से। ओके। भोपाल जनसंख्या घनत्व तो कल बताया था बेटा 855 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है ना। और यहीं पर डिंडोरी 94 सबसे कम है, 94 के साथ में सबसे कम है। रेडी है? वापस आता हूं उसी जगह पर। अरे मैं इतनी बार बताता हूं, देखो इसमें से कुछ कहते हैं, इसमें से कुछ कहते हैं कि सर आप एक ही चीज को बार बार, अरे भाई सोचो यार, मैं इतनी बार बताया उसके बावजूद भी आपके ऐसे मुंह आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? इसीलिए तो बताना पड़ता है भैया कि आप लोग नहीं पढ़ोगे घर पे इतना, ठीक है ना, जितना हम कोशिश कर लेते हैं हमारी तरफ से। ओके चलिएगा, ये हो गया। अब दूसरी चीज देखिएगा, भोपाल बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम है, ये इंदौर लिखा है, यहां पर इंडोर है, मैं आपको अंग्रेजी में लिखकर बताता हूं। भोपाल बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम, इंडोर, ये है इंडोर। इंडोर का मतलब होता है जो खेल अंदर जो देखा जाए, जैसे कि बैडमिंटन हुआ, टेबल टेनिस हुआ, चेस हुआ, ये छत के नीचे बैठकर खेले जाते हैं। लेकिन क्रिकेट आउटडोर गेम है, फुटबॉल आउटडोर है, हॉकी आउटडोर है। समझ में आ रहा है? तो कह रहा भोपाल का बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम भारत में विश्व स्तर का बैडमिंटन हॉटस्पॉट है। अरे वाह, अरे लाजवाब प्रश्न है राजा, बहुत गजब का प्रश्न है। वो कह रहा है कि भोपाल में बैडमिंटन जो स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, वो भारत का पहला और विश्व स्तर का हॉटस्पॉट है। अब समझाता हूं मैं क्या क्या है, फिर से समझिएगा। समझने का मतलब ये कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न देखिएगा, समझने का उसका कहने का तात्पर्य ये है कि भोपाल की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब भोपाल में ठीक है ना, बैडमिंटन की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? भोपाल में बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम, भोपाल में बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम है। यह हॉटस्पॉट है, यह हॉटस्पॉट है किस खेल का? बैडमिंटन का। किसका? बैडमिंटन का हॉटस्पॉट कहां पर है? ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो क्या बताओगे? भोपाल में। साहब ये हॉटस्पॉट क्या होता है? ये हॉटस्पॉट वो जगह को कहा जाता है जहां पर विश्व स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करवा दी जाए और किंचित भी वहां फर्क ना पड़े। यदि मान के चलो आज की तारीख से अगले सिर्फ 9 दिन का समय मिल जाए और 9-10 दिन में कहे कि भाई साहब आपको यहां पर विश्व स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता करानी है, उस प्रतियोगिता में अगले 10 दिन तक देश विदेश से आए खिलाड़ियों को रहने रुकने और उनकी पूरी तरीके से कानूनी सुरक्षा का जिम्मा लेना, इतनी क्षमता जिसके पास है क्विक जल्दी से करने की, वो हॉटस्पॉट कहलाता है। यदि पूछे बैडमिंटन हॉटस्पॉट तो आपने कह दिया भोपाल का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए टेबल टेनिस हॉटस्पॉट कहां पर है? याद रखिएगा, टेबल टेनिस हॉटस्पॉट अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका जो अभय प्रशाल इंडोर स्टेडियम, अभय प्रसाल इंडोर स्टेडियम, ये कहां पर है? इंदौर में है। अभय प्रसाल इंडोर स्टेडियम ये मध्य प्रदेश का। विश्व में ऐसे महज 5 हॉटस्पॉट है, जिसमें से एक हॉटस्पॉट किसका? टेबल टेनिस का, वो चीनियों के गेम का टुक 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 है ना, हाँ उसका हॉटस्पॉट कहां पर है? इंदौर में है। और याद रखिएगा ये मुख्यालय कहां पर है? इंदौर में। साथ ही साथ में याद रखिएगा ये जो अभय प्रसाल है यह प्रदेश का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, या प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। ये इंडोर स्टेडियम क्या होता है बेटा? उन खेलों के लिए जो खेल खुले मैदान में नहीं खेले जा सकते। जैसे कि आप देखोगे अगर बैडमिंटन खुले मैदान में खेलोगे तो बारिश और हवा से प्रभावित होगा। टेबल टेनिस कितनी हल्की गेंद होती है, फूंक मारने से उड़ जाती है, वो हवा और बारिश से प्रभावित होगी। चेस छांव में बैठकर खेली जाती है। आप कहो सर क्रिकेट जो मैदान में खेला जाएगा या कमरे के अंदर, तो क्रिकेट बाहर, तो वो आउटडोर कहलाते हैं, ये इंडोर कहलाते हैं, और इंडोर अलग है ना। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? चलिएगा, प्रश्न ये पूछा गया था कि जो अभय प्रसाल के नाम से अभय प्रसाल स्टेडियम है, ये अभय प्रसाल जो है ये किसके नाम पर है? तो याद रखिएगा अभय छजलानी। किसके नाम पर है? अभय छजलानी। अभय छजलानी, अभय छजलानी, याद रखिएगा। अभय छजलानी जी पत्रकार रहे हैं, और अभय छजलानी जी इंदौर में हैं, पत्रकार हैं। अभय छजलानी का संबंध किसी खेल से नहीं बल्कि पत्रकारिता से है। और अभय प्रसाल जो था ना, इसका नाम अभय प्रसाल नहीं था, इसका नाम था खेल प्रसाल। क्या नाम था? खेल प्रसाल। लेकिन जब खेल प्रसाल का उद्घाटन हो रहा था तब मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ने उसका मुआयना किया तो देखा अरे इतना भव्य स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहां 10-10 देश के खिलाड़ी आकर ठहरे तो कोई समस्या नहीं होगी, एक व्यक्ति को एक कमरा पत्ती आएगा। समझ में आ रहा ना? तो वो कह रहा है कि इस अभय खेल प्रसाल का नाम अभय प्रसाल किसने किया था? तो याद रखिएगा सीएम अर्जुन सिंह ने। किसने किया था? सीएम अर्जुन सिंह ने। मध्य प्रदेश के सबसे कम समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह एक दिन के मुख्यमंत्री कहलाते हैं। याद रखिएगा फूलन देवी ने समर्पण अर्जुन सिंह के सामने किया था, और भोपाल गैस त्रासदी अर्जुन सिंह के समय पर हुई थी। चुरहट का सट्टा कांड, चुरहट का जो कांड था, लॉटरी कांड, वो भी अर्जुन सिंह के समय पर खुलासा हुआ था। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। अभय छजलानी पत्रकार। हाँ, ऐसे प्रश्न आते हैं भाई। संध्या, ऐसे तो सब जगह इंडोर स्टेडियम मिलेंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन, टेबल टेनिस एसोसिएशन दोनों आपको जबलपुर मिलेंगे, तो वहां पर भी मिलेंगे। जो इंडोर स्टेडियम काम के हैं, आप हर जगह जाओ, हर जगह इंडोर स्टेडियम है। आप बोलो क्या देवास में नहीं है? देवास में है। क्या उज्जैन में नहीं? उज्जैन में है। इंदौर में नहीं? इंदौर में है। भोपाल में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में है, सागर में है, सब जगह। ओके, ठीक है, वापस से आ जाइए आप। वापस से आते हैं जहां हम पढ़ रहे थे वहां से। जो चीजें इधर समझ में नहीं आएगी उससे डिटेल में जाकर वहां समझाऊंगा। भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण की अगर मैं बात करता हूं तो इसे कहते हैं साई। साई का क्षेत्रीय मुख्यालय भोपाल में है। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में। सर ये साई क्या है? एस फॉर स्पोर्ट्स, ए फॉर अथॉरिटी, आई फॉर इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर ये आप ठीक है फुल फॉर्म बताया, ये क्या होता है साई? आपको मैं बता दूं कि जो साई है भारत में खेल की सर्वोच्च संस्था है। खेल की सर्वोच्च संस्था है। खेल की सर्वोच्च संस्था क्या है? साई है। आप कहोगे सर पागल मत बनाओ, सर्वोच्च संस्था खेल की बीसीसीआई है। क्या है? बीसीसीआई है। भाई साहब बीसीसीआई एक खेल विशेष की संस्था है, वो खेल है क्रिकेट। बीसीसीआई के मध्य सिर्फ खेल आता है, अब क्रिकेट आता है, बाकी जितने भी हजारों तरह के खेल हैं उन सब खेल की जिम्मेदारी साई की रहती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो साई का क्षेत्रीय मुख्यालय, क्षेत्रीय रीजनल ऑफिस जो है वो कहां पर है? भोपाल में है, वरना यूं तो आपको जाना पड़ेगा न्यू दिल्ली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीजें हैं। हाँ पूजा, सर हम यूपीएस एमपी से हैं तो यूपीएससी के इंटरव्यू में एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते, बिल्कुल क्यों नहीं पूछेगा भाई साहब, सीधी सी बात है। आप इंटरव्यू उठा के पूछो, वो सीधा बोलता है कि भाई साहब आप आगरा से ताजमहल की 2-4 विशेषता बता दो, ठीक है ना, पूछा जाता है भाई। भोपाल में आए, अरे वो तो छोड़ो, आपके एसआई के इंटरव्यू में भी, आपके एसआई के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाता है तो वो ये है कि आप किस जिले से हो, आपने क्या एजुकेशन रहा है, आपका जो है आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, वो सबसे मायने रखता है। फिर आप किस जिले से हो, आप जिस जिले से हो उस जिले की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एसआई में अधिकतर मैंने देखा है कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपकी एजुकेशन फील्ड से, आपके बैचलर से, आपके पीजी से पूछे गए हैं, और दूसरा आपकी हॉबीज से पूछे गए, और सबसे मेन होता है आप जिस जिले से हो वहां की जानकारी आपको होना ही चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर का इंटरव्यू एसआई में होता है, एमपी एसआई सब इंस्पेक्टर में। ओके,
भोपाल में आईआईटी खड़गपुर के माध्यम से, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से राष्ट्रीय सैनिक स्कूल खोला गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया है? भोपाल में। किसके सहायता से खोला गया है? आईआईटी खड़गपुर की सहायता से। भोपाल के गोरेगांव, समझिएगा राजा, लिखते जाना है आपको। तो वन लाइन फैक्ट मैंने क्या कहा था, फैक्चुअल पढ़ाऊंगा, जहां समझाना मैं समझाऊंगा। अभी इसमें कोई चीज आ जाएगी तो मैं जाकर वहां समझा दूंगा। हाँ, भोपाल के गोरेगांव में साई, मतलब कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भोपाल के गोरेगांव में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से खेल गांव की स्थापना की जा रही है। मतलब आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में खेल गांव, स्पोर्ट्स विलेज कौन सा तैयार हो रहा है, तो वो होगा खेल गांव। कहां पर होगा? गोरेगांव। कहां पर है? भोपाल में। किसके सहयोग से? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में खेल की सबसे जिम्मेदार संस्था होती है। नेक्स्ट देखिएगा, ऐशबाग स्टेडियम, ये एक स्टेडियम का नाम है। इस स्टेडियम का नाम है ऐशबाग स्टेडियम। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, जिसमें 2009 में एस्ट्रोटर्फ, समझिएगा बहुत बारीकी से, एस्ट्रोटर्फ क्या है? एस्ट्रोटर्फ ट्रैक अर्थात कृत्रिम घास बिछाया गया है। सर ये एस्ट्रोटर्फ ट्रैक क्या होता है? कृत्रिम घास क्या होती है? आप एक सेकंड स्क्रीनशॉट लेंगे तो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। वर्षा पाटीदार, बहुत बढ़िया है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में की गई। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अच्छी बात है, सब गूगल से देखकर सब बता सकते हैं, लेकिन ओके। ठीक है, अब आप देखिएगा, वो ये कहना चाह रहा है कि यहां पर ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में, जिसमें 2009 में एस्ट्रोटर्फ ट्रैक कृत्रिम घास, आपने देखा होगा हॉकी का मैदान। भाई साहब, क्रिकेट जब खेलोगे ना तो क्रिकेट में ऐसी कृत्रिम घास नहीं बिछाई जाती, क्रिकेट के लिए अलग से पिच होती है। लेकिन हॉकी जो होती है, हॉकी में घास होना चाहिए, फुटबॉल में घास होनी चाहिए, उसमें पानी डाला होना चाहिए। तो एक ऐसा मैदान जहां पर नेचुरल अर्थात वहां घास तो नहीं उगी हुई है, लेकिन जब हॉकी का लिए मैच होता है तो हॉकी के मैच के लिए वहां पर घास बिछा दी जाती है। घास कैसे? अरे कृत्रिम घास नहीं होती, अपन अपने घर को सजाने के लिए, गार्डन के लिए उठाकर ले आते हैं। हाँ, वो एस्ट्रोटर्फ ट्रैक जो है वो बनाया गया है। कहां पर? भोपाल में। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलिएगा। अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहला अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में करवाया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 2018-19 की बात करूं मैं, 2018-19 का क्या पूछ रहा है वो, सरकार द्वारा पहला अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट। अखिल भारतीय को कहते हैं ऑल इंडिया, ठीक है ना। अखिल भारतीय का मतलब होता है ऑल इंडिया, जिसे कहते हैं AIR, जैसे रैंक लगती है ना, ऑल इंडिया रैंक होल्डर। AIR, UPSC AIR रैंक फर्स्ट, इसका मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, मतलब अखिल भारतीय जो उसकी रैंक है वो नंबर 1 पर है। अखिल मतलब पूरे भारत का महिला हॉकी टूर्नामेंट कहां पर हुआ था? ऐशबाग स्टेडियम में। भोपाल में ताजुल मस्जिद के पीछे शाहजहां बेगम, मैंने बताया था भाई साहब, शाहजहां बेगम तीसरी बेगम। हाँ, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि भोपाल में ताजुल मस्जिद के पीछे शाहजहां बेगम द्वारा निर्मित ताजमहल को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हेरिटेज होटल बनाने के लिए लीज पर लिया गया है। लीज का मतलब अपनी भाषा में समझो किराए पर लिया गया है, जिसमें किराया तो निश्चित होता है लेकिन उसमें एक समय सीमा निश्चित होती है। लीज हर किसी के लिए, जैसे कि आप कहोगे सर मैं इंदौर में अगर किराए से रह रहा हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर मैंने एक कमरा लीज पर लिया है? नहीं कह सकते। लीज पर लेने का मतलब स्पष्ट समझिएगा कि किराए के साथ साथ में उसकी समय अवधि तय होती है, टाइम पीरियड तय होता है कि 3 साल के लिए मैंने फलाना रेलवे स्टेशन लीज पर लिया है, 3 साल में उसका विकास करना, वहां से पैसा कमाना, सब कुछ उसके हाथ में होता है। तो ये ताजुल मस्जिद जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले एक चीज समझ लीजिएगा, मेन चीज ये है, आपको मैं 2-3 चीजें बताता हूं कि कहां पर ताजमहल आता है। मध्य प्रदेश में 3 ताजमहल है। मध्य प्रदेश में 3 ताजमहल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे पागल है क्या यार तू, कुछ तो भी। अरे मैं बता रहा हूं भाई, मैं वो जानकारी देता हूं जिस पर आधी बार आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है ना। पहला तो सबसे पहला समझिएगा, सबसे पहला है मांडू में होशंग शाह का मकबरा। मांडू में होशंग शाह का मकबरा कौन सा है? होशंग शाह का मकबरा।
भाई साहब 3 ताजमहल है का मतलब ये होता है कि ताजमहल जैसे दिखे ऐसा आवश्यक नहीं, ये तो होशंग शाह का मकबरा ये ताजमहल जैसा दिखता है। आपको यकीन करना होगा कि जब ताजमहल बनवाया गया था तो वो जो दौर था उस दौर में शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया था ना मेरे राजा, शाहजहां ने ताजमहल होशंग शाह के मकबरे को देखकर बनवाया था, ना कि ये मकबरा ताजमहल ताजमहल से पहले का बना हुआ है। ताजमहल के जैसा ये नहीं है, इसके जैसा ताजमहल है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो अभी आपने पढ़ा शाहजहां बेगम के द्वारा बनवाया गया, शाहजहां बेगम द्वारा भोपाल में, कहां पर है शाहजहां बेगम द्वारा, कहां पर बनवाया गया, भोपाल में। तीसरा कहां पर है तो याद रखिएगा बोहरों का रोजा कहां पर है, उज्जैन में है। इसे याद रखिएगा, इसे उज्जैन का ताजमहल कहते हैं, उज्जैन का ताजमहल कहते हैं, इसे उज्जैन का ताजमहल कहते हैं, इसे उज्जैन का ताजमहल कहते हैं। ये प्रश्न आपको मैं बताना चाह रहा था, मेरी आदत है एक के साथ 3 दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ में आएगा, डाउट खत्म हो जाएगा। भाई साहब बोले साहब आपने ए यहां पढ़ाया तो मैं उसी का बी यहां पढ़ा दूंगा, डाउट खत्म हो जाएगा, मेन चीज डाउट खत्म हो जाएगा। अब बताओ भोपाल में उज्जैन को कैसे पढ़ाता मैं, आपको अगर समझना होगा मेरी रणनीति तो आपको समझ में आएगा कि भोपाल में उज्जैन और मांडू कहां से आ गए, लेकिन भाई बात तो ताजमहल की हुई ना, तो आ गए, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है ना, नेक्स्ट पर आइएगा। अगला होगा भोपाल के सिंगारचोली में एक जगह है, भोपाल के सिंगारचोली में भारत माता परिसर का निर्माण करवाया जा रहा है। भारत माता परिसर के नाम से एक जगह, भारत माता परिसर का निर्माण कहां पर हो, भोपाल। अब भोपाल की बात है, भोपाल में क्या कर रहा, दुनिया भर की खबर, परेशान हो जाओगे। अच्छा अगर पूछे कि भाई साहब भारत माता मंदिर कहां है, देखो भारत माता की बात निकली तो भारत माता मंदिर कहां है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको सिर्फ 10 गिनती बोलूंगा तब तक दीजिएगा। भारत माता मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, अच्छा फेमस, छोटा मोटा नहीं बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपने लिख दिया हो तो याद रखिएगा भारत माता मंदिर उज्जैन में है। कहां पर है, उज्जैन में। उज्जैन वाले बच्चों ने तो अभी तुरंत आंसर दे दिया होगा, ठीक है ना। कुछ कह रहे हैं यूपी में, अरे सुनील अपने मध्य प्रदेश में आजा भैया। अर्जुन ढोपे जी कह रहे पढ़ाने का तरीका भाग है, धन्यवाद अर्जुन भाई। देखिएगा देश का पहला मीडिया इक्यूबेशन सिस्टम का उद्घाटन शासकीय रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की छत पर किया गया है। आप ये पढ़ते थे ना, माशीम। जितने भी लोग एमपी बोर्ड से पास हुए हैं आपकी मार्कशीट चेक करना, 10th और 12th की मार्कशीट पर लिखा रहेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। उस माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की छत पर रूफ स्पॉट पर अगर कह रहा है देश का पहला मीडिया इंक्यूबेशन सिस्टम लगाया गया है। एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है जहां से मीडिया की जो संपूर्ण जानकारी होती है उनको प्रसारित करने के साथ साथ में उन जानकारियों, जैसे हम कहते हैं कि साहब वो फलानी जानकारी फेक थी, फेक न्यूज को भी कैसे जांचा जाएगा, तो उसके लिए भी अपील या उसके लिए भी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। ये कहां पर है, ओके भोपाल में है।
देखो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपके बड़े काम की है, फैक्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। देखिएगा, अटल जी के नाम पर 60 करोड़ की लागत से ग्लोबल पार्क सिंगापुर की सहायता से बनाया जा रहा है। एक ग्लोबल पार्क बनाया जा रहा है सिंगापुर की सहायता से। कहां पर बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है भोपाल में। किस नाम से बनाया जाएगा? अटल जी के नाम से। किस नाम से होगा? अटल जी के नाम से 60 करोड़ की लागत से, 60 करोड़ की लागत से एक ग्लोबल पार्क बनाया जा रहा है, वो भी सिंगापुर की सहायता से बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? भोपाल में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश स्टेट एनिमल सरोगेसी प्रयोगशाला भोपाल में है। फिर से बोलता हूं मैं, मध्य प्रदेश स्टेट एनिमल सरोगेसी प्रयोगशाला कहां पर है? भोपाल में है। पहले 2 क्वेश्चन और समझ लीजिए, फिर सरोगेसी समझाता हूं। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। मतलब वो कह रहा सेंट्रल एग्रीकल्चर अभियांत्रिकी की बात कर रहा है ना। अभियांत्रिकी मतलब की इंजीनियरिंग, मतलब कृषि अभियांत्रिकी मतलब की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, समझो शब्द को। वो कह रहा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, सेंट्रल एग्रीकल्चर अभियांत्रिकी। आपको याद होगा मैंने शाम को 7 बजे वाले लेक्चर में कल पढ़ाया था मैंने कि एक दिन आता है 15 सितंबर, उस तारीख को मनाया जाता है क्या? उस तारीख को मनाते हैं आप इंजीनियर्स दिवस, मोक्षगुंडम, विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर। तब मैंने बताया था इंजीनियर को कहते हैं अभियंता और इंजीनियरिंग को कहते हैं अभियांत्रिकी। तो कह रहा है सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? तो समझ जाओ, आपको याद रखना होगा, ना तो यहां पर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की बात चल रही है, ना यहां पर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात चल रही है। यहां पर सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये होगा राजा भोपाल में। कहां पर होगा? भोपाल में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? मतलब भारतीय मृदा मतलब होता है सोइल, सोइल मतलब मिट्टी, ठीक है ना। इंडियन, यहां पर पूछ रहा है इंडियन सोइल साइंस इंस्टीट्यूट कहां पर है? भोपाल में है। ये सब चीजें भोपाल में। अभी समझिए मध्य प्रदेश में स्टेट एनिमल सरोगेसी प्रयोगशाला क्या है? सरोगेसी शब्द का मतलब ही होता है किराए की कोख। सरोगेसी शब्द का मतलब क्या होता है? किराए की कोख। सरोगेसी का मतलब क्या होता है? किराए की कोख। कैसे किराए की कोख? जिस तरह से मानव में महिलाएं प्राकृतिक तौर पर जब गर्भ धारण नहीं कर पाती, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, तो फिर क्या करते हैं? किराए की कोख का मतलब होता है किसी अन्य महिला को उस गर्भ को धारण करने के लिए राजी किया जाता है, जो कि रजामंदी से होता है, एक वैधानिक प्रक्रिया है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई पशु में मादा पशु, कोई भी एनिमल जो होता है, यदि वो गर्भ धारण नहीं कर पाता है, मतलब कि यदि कोई पशु भैंस है, गाय है, मां नहीं बन पाती है, तो उसके लिए सरोगेसी प्रोसेस अपनाई जाती है। लेबोरेटरी है, लेब है, प्रयोगशाला है। वो कहां है? वो भोपाल में है। ये पूछना चाह रहा है ना एनिमल का। ठीक है, अगला देखिएगा। देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहां पर खोला गया? देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां पर खोला गया? देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भोपाल में। देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां पर है? भोपाल में। जहां समस्त जानकारी आपको मिल जाएगी। कहां पर होगा? भोपाल में है। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर कहां पर है? भोपाल में। देख लो, आप ये पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश स्तर का नहीं, ये भारतीय स्तर का पढ़ रहे हैं आप, नेशनल लेवल का। देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भोपाल में है। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर भोपाल में। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट समझते हो? जैसे कि इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, आपका सागर, सतना को बाद में जोड़ा गया, सागर हुआ, सतना हुआ, ग्वालियर, जबलपुर, ये सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आते हैं। इन सिटीज की बात करें तो इन सिटीज का विकास करना है, ठीक है ना। ये विकसित से विकासशील, विकासशील से विकसित की ओर ले जाना है ना, डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर ले जाना है इन्हें। तो वो कह रहा है कि ऐसी स्मार्ट सिटी का कंट्रोल सेंटर कहां पर मिलेगा इनके बारे में, तो वो भोपाल में मिलेगा। भोपाल का बड़झीरी एक जगह है, इसे भारत का पहला कैशलेस गांव कहा जाता है। भोपाल में बड़झीरी गांव है, जहां पर हम कह सकते हैं इसे भोपाल का पहला कैशलेस गांव। कैशलेस गांव हो सर, नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ, पैसे ही नहीं लोगों उनके पास, बहुत गरीब होंगे। कैशलेस का मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे तो है लेकिन वो नगद व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैशलेस का मतलब होता है कि वहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ज्यादा, जैसे कि दुकान पे गए, भाई साहब मोबाइल से पेमेंट कर दिया, कार्ड से पेमेंट कर दिया, बैंकिंग सुविधाएं हैं, ऐसा है। भोपाल का बगरोदा मध्य प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहलाता है। याद रखिएगा, भोपाल का जो बगरोदा है वो मध्य प्रदेश की फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है। जब पहली बार कुछ टेलीविजन का दौर मध्य प्रदेश में चला था, तब इंदौर और भोपाल को ही चुना गया था
फिल्म सिटी बगरोदा कहलाता है, याद रखिएगा। इससे भोपाल का बॉम्बे कहते हैं, या फिर मैं कहूं इसे मध्य प्रदेश का बॉम्बे कहते हैं। किस हिसाब से? फिल्म जगत के हिसाब से, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की प्रथम एवं भारत की तीसरी अंडा सेल कहां पर है? मध्य प्रदेश की प्रथम और भारत की तीसरी अंडा सेल भोपाल में है। ओके, ठीक है। अंडा सेल क्या होती है वही बता रहा हूं बेटा, पर मैं एक बार ये चेक कर रहा हूं कि आपने लाइक कितने किए हैं। लाइक नहीं किया ना बहुत पकड़ पकड़ ठोकूंगा तुम लोगों को, ठीक है। भाई साहब वीडियो को फटाफट लाइक कीजिएगा। मैं अंडा सेल के बारे में तुमको बता देता हूं, अंडा सेल क्या होती है। देखो मेरा राजा, अंडा सेल का मतलब क्या होता है, जय होता है। देखिएगा, अंडा सेल का मतलब, अंडा सेल का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि सर अंडे की बात कर रहे हैं या सेल की बात कर रहे हैं, बैटरी का सेल की। अंडा सेल का मतलब होता है जेल। जेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जेल। कैसी जेल? आपने देखा होगा कि सिमी आतंकवादी 2016 में घटना घटी थी, और उसमें आपने सुना होगा कि सिमी आतंकवादी, सिमी आतंकवादी जो थे भोपाल की जेल से, सेंट्रल जेल से भागे थे और खंडवा में जाकर पकड़ाए थे। और उस समय पर आप लोगों को शायद पता ना हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, शिवराज सिंह की सरकार थी। शिवराज सिंह ने ऐलान करवाया था कि लोगों से कहो घर में रहे, आतंकवादी घूम रहे। और ये इतने अत्याचारी आतंकवादी थे कि ये किसी को भी बेकदरी से मार सकते थे। तो इन लोगों को जब पकड़ा गया तो इन सीमी आतंकवादियों को रखने के लिए एक अंडा सेल बनाने की आवश्यकता पड़ी। यह अंडा सेल जो थी 2018 में 2018 में बनकर तैयार हो गई। यह अंडा सेल एक तरह से होती है, सबसे पहला इसका पॉइंट बताता हूं, यह जो होती है, यह इसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट जो होता है ना, जिसे कह सकता हूं जमीन के अंदर होती है, जमीन के अंदर, जिसके लिए शब्द होगा भूमिगत होती है, ठीक है ना। और यहां पर सेल के अंदर सेल, माना कि एक लाइन जा रही है, इस लाइन के अंदर, जैसे कि इस वर्ड पर समझाता हूं, भूमिगत जेल होती है। जिस तरह कि आप गए, आपने यहां से एंट्री की, यहां से आपने एंट्री की, और जैसे आप गए तो इस चारों दिशा में आपको जाने के लिए रास्ते मिल जाएंगे। आपने यहां से इस रास्ते में जाना चुना, फिर इस रास्ते में 4 जगह मिल जाएगी। आपने कहा अब इधर नहीं, अब राइट में मुड़ जाते हैं, तो फिर आपको इस जगह से 4 जगह मिल जाएगी। आपने कहा अब लेफ्ट में मुड़ जाते हैं, आपको फिर इस जगह से 4 जगह मिल जाएगी। मतलब आतंकवादी भगे तो भगे कहां? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये किसके लिए बनाएगी? सीमी आतंकवादियों के लिए, जो भोपाल की सेंट्रल जेल से रिहा नहीं किए थे, भाग गए थे भैया। और ये सीमी आतंकवादियों की मैं चर्चा बताता हूं आपको, और ये ज्यादा चर्चा नहीं है, ये सिर्फ अभी की घटना है। कब की है? जनवरी की, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 की घटना है। ये खुलासा ये हुआ है कि इन सीमी आतंकवादियों ने पिछले 4 महीने से भूख हड़ताल कर रखी है। भोपाल में जो सीमी आतंकवादी है, उन्होंने पिछले 4 महीने से भूख हड़ताल कर रखी है, और इनकी हालत बद से बदतर हो गई है। कारण क्या बताया है? उनकी 2 ही डिमांड है। कारण उनकी 2 ही डिमांड है कि उनको खुली सेल में रखा जाए, और दूसरा यह है कि उन्हें खाना खाने के बाद में सुबह और शाम 2 मिनट का समय, 2 बार का समय उन्हें खुले मैदान में घूमने के लिए जाए, ताकि प्लानिंग कर सके बम फोड़ने की। इसलिए इसको नकार दिया गया सरकार के द्वारा। ओके, चलिएगा। शाजापुर जिला पढ़ा दिया क्या? शाजापुर जिला पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया बेटा, शाजापुर जिला पढ़ा दिया, ठीक है। ओके, चलो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और अब क्लासेस रहेगी गुप्ता सर की, जिसमें आप पढ़ेंगे कौन सा राज्य? असम भाग 6, जिसमें असम की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, मुझे दीजिए विदा। शाम को 7 बजे मिलता हूं करंट अफेयर्स के साथ, एमपीजीके के। रोज क्लास देखते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय